नमस्कार। आज है नवंबर की 4 तारीख दिन शुक्रवार। अब आप पंकज के नजर से बिहार के प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सभी को हिंदी और उर्दू भाषा के प्रयोग का अधिकार है। सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री ने 183 उर्दू अनुवादकों और उर्दू कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा स्वीकृत पदों पर सरकार जल्द ही बहाली करेगी। हिंदी के साथ उर्दू को भी बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। लोग हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो उनका ज्ञान और बढ़ेगा। गोपालगंज में 51.48% और मोकामा में 53.45% मतदान हुआ। 15 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद हुए। 6 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी मतों की गिनती। गुजरात में चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होगा। घोषणा में देरी होने पर कांग्रेस ने जवाब मांगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि सभी व्यक्तियों को हिंदी और उर्दू के प्रयोग का अधिकार है। जैसे हिंदी वैसे ही उर्दू भाषा भी है, दोनों को बराबर की स्वीकृति प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने यह बात बृहस्पतिवार को उर्दू अनुवादक एवं उर्दू कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण में कही। इसके साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से सलेहा, कयानाथ, संतोष कुमार, किरण इत्यादि कई लोगों को नियुक्ति पत्र का प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 183 उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमने सब इस बात की समीक्षा की है कि कितने पद और सृजित है और कितने पद पर बहाली होनी है। तो सारी जानकारी मिलने के बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या 2247 है, जिनमें 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी स्वीकृत पदों पर जल्द ही बहाली होगी। सभी व्यक्तियों को हिंदी और उर्दू के प्रयोग का अधिकार है। जैसे हिंदी है वैसे ही उर्दू भी है, दोनों को बराबर की स्वीकृति प्राप्त है। सरकार हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी बढ़ावा दे रही है। लोग हिंदी के साथ उर्दू जानेंगे तो उसका ज्ञान और बढ़ेगा। आप सभी को जो नियुक्ति पत्र मिले हैं अपनी जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से निर्वाहित करें और जहां रहें वहां लोगों को उर्दू भी सिखाएं। हिंदी के साथ साथ उर्दू जानेंगे तो उसकी भाषा और बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में ही हमने कहा था कि सभी जगह उर्दू शिक्षकों के अलावा सभी स्वीकृत पदों पर बहाली की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू जान सकें। हम लोग चाहते हैं कि समाज में कोई विवाद ना हो, प्रेम भाईचारे का भाव हमेशा बने रहे। हम लोग आपसी सौहार्द और मिल्लत की बात करते हैं। उर्दू जानने वाले के अलावा बाकी जो लोग भी उर्दू जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें भी उर्दू सिखाएं। नई पीढ़ी को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की जानकारी होगी तो उनका ज्ञान और बढ़ेगा। पहले 1228 स्वीकृत मदरसे थे, अब 1942 मदरसों की स्वीकृति दी गई है। मदरसों में केवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए। बिहार विधानसभा के गोपालगंज और मोकामा सीटों पर बृहस्पतिवार को उपचुनाव छिटपुट घटनाओं को छोड़कर संपन्न हो गया। इस उपचुनाव में 52.38% से मतदाताओं ने अधिकार का प्रयोग किया। गोपालगंज में जहां 51.48% वोट पड़े, वहीं मोकामा में 53.45% मतदान हुआ। मतदान समाप्त होते ही 15 उम्मीदवारों का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो गया। मतगणना 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतदान समाप्त होने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कहीं से भी कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि दोनों जगहों पर हुए उपचुनाव में 52.38% वोटिंग हुई। उपचुनाव के लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। सभी 619 मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल को तैनात की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा था। कई मतदान केंद्रों पर सुबह 6:30 बजे से ही मतदाता कतार में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए थे। गोपालगंज में अधिकतर बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। उपचुनाव में 15 उम्मीदवार हैं। इनमें गोपालगंज में 9 और मोकामा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। मोकामा सीट से राजद की नीलम देवी और भाजपा की सोनम देवी सहित कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गोपालगंज से कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें राजद, भाजपा और भाजपा के अलावा ओवैसी की AMI के प्रत्याशी भी शामिल है। नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही बिहार में
मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन में मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि रात के तापमान में कुछ गिरावट आई है। ठंड की दस्तक के साथ ही घरों में कंबल निकल आए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस हफ्ते के दिन का तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। राजधानी पटना हो या फिर भागलपुर या फिर गया या किशनगंज, ज्यादातर इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि रात के तापमान में कुछ बदलाव के नजर आ सकते हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजधानी पटना के लोगों को अब भी ठंड के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि उत्तर पूर्वी जिले में कुछ जगहों पर तापमान में कुछ गिरावट के आसार हैं। पिछले कुछ साल के दौरान नवंबर में मौसम के हाल पर नजर डालें तो रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहीं दिन में औसत तापमान 29 डिग्री करीब रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार की रात में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बिहार में गुरुवार एवं शुक्रवार को अधिकतम तापमान पूर्वी चंपारण और बेगूसराय में देखने को मिलेगा। दोनों ही जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। आयोग ने 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन उसने गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की। कुमार ने गुजरात चुनाव की घोषणा में देरी करने में विपक्ष की आलोचना को भी दरकिनार करते हुए दलील दी कि आयोग को मौसम विधानसभा के कार्यकाल की अंतिम तिथि और आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिन सहित कई चीजों पर संतुलन बैठाना होता है। गुजरात विधानसभा का कार्यालय 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है और चुनाव की घोषणा 110 दिन पहले की गई है। कुमार ने संकेत दिया है कि चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले की जा सकती थी, लेकिन मोरबी में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में हुए हादसे को ध्यान में रखना पड़ा, देरी वह भी एक कारक रहा है। बुधवार को तो गुजरात में राजकीय शोक था, इसलिए इसमें बहुत सारे कारक थे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े सवाल पर कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में विधानसभा चुनावों में चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। बिहार में 20 नवंबर से गूंजेगी शहनाई। इस साल 14 दिसंबर तक शुभ मुहूर्त है। शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान नारायण के 4 मास के बाद निद्रा से जागृत होते ही सनातन धर्मावलंबियों के शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। चतुर्मास के दौरान शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन सभी सहित मांगलिक कार्यक्रम बंद रहते हैं, जो देवात्व एकादशी से शुरू होते हैं। 17 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर तथा 20 नवंबर को शुक्र का उदय होने के बाद लगन मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन आज से शुरू। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के 80,000 पद रिक्त हैं। आदेश के बावजूद भी नहीं जारी हुआ विज्ञापन। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर सरकार की ओर से विज्ञापन जारी नहीं करने के विरोध में शुक्रवार से फिर शिक्षक अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकाल आंदोलन करने का ऐलान किया है, जबकि शिक्षा विभाग ने इसी साल 26 मई को ही जुलाई के अंत तक विज्ञापन जारी करने के संबंध में शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बातें बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपंकर गौरव तथा नितेश पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इसे टाल मटोल कर रही है। नेताओं ने बताया कि शुक्रवार से शिक्षक अभ्यर्थी के 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर लंबे समय से आंदोलन होता रहा है। मई महीने में 22 दिनों तक आंदोलन के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को विज्ञापन का शेड्यूल मिला था, जिसमें जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की बातें कही गई थी। जुलाई में तय शेड्यूल के बावजूद विज्ञप्ति जारी नहीं होने से निराश शिक्षक अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त से लगातार पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य में कन्या शिशुओं के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर राज्य में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए प्रतिवेशन राशि को ई जननी पोर्टल पर ऑनलाइन वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है।
बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, जन्म निबंधन एवं कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष राज्य के करीब 1.50 करोड़ कन्या योजना का लाभ उठा पाएंगी। अधिक से अधिक लाभुकों को पंजीकृत कराने के लिए प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हाजीपुर के वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय भगवानपुर रति परिसर में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने युवक को गोली मारने के बाद भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची वैशाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही लोगों की जानकारी मिली कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ हटाने को लेकर पुलिस के पसीने छूट गए। घटना की सूचना पर एसडीपीओ सदर पुलिस तुरंत पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार मुन्ना कुमार सोनपुर लिखा हुआ है। उनके पास से ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है। वहीं कटिहार के प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत स्थित मां लक्ष्मी पेट्रोल पंप से हथियारबंद अपराधियों ने लूटकांड की घटना को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में। सुपौल के भीमनगर ओपी क्षेत्र में सहरसा चौक के समीप वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पुलिस ने रोका है। इस दौरान दोनों युवक के पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान बाइक की जांच किया गया तो उनमें से 179 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों ने बताया कि वह बंगाल से खरीदकर बिक्री का कार्य करता है। एसपी डॉक्टर अमरेश कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए तस्कर का नाम कृष्ण कुमार यादव, समता वार्ड 8 व श्रवण कुमार वार्ड संख्या 6 का रहने वाला है।